हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति मतलब अगर सामान्य शब्दों में समझो तो महंगाई की बात हो रही है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है इन्फ्लेशन। तो आपको पता है महंगाई कैसे होती है, बढ़ती है, कम होती है? क्या होती है कि जो आप चीज़ें खरीदते हो उनके दाम में वृद्धि हो जाए। जैसे टमाटर के दाम में अभी वृद्धि हुई, क्या ये मुद्रास्फीति कहलाएगी? नहीं, ये मुद्रास्फीति नहीं कहलाएगी, क्योंकि एक चीज़ के दाम में वृद्धि हुई। होता क्या है कि ओवरऑल एक मैक्सिमम एक बकेट होती है, उसमें ठीक ठाक वस्तुएं होती हैं, उनके सभी के मूल्य में या सामान्य मूल्य में एक ठीक ठाक वृद्धि हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। ठीक है। तो सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि होने की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। या इसका दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा देखो। एक दीर्घकालिक समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं की, ठीक है, दोनों की बात हो रही, जीडीपी में भी दोनों की बात हुई थी, हर चीज में दोनों की ही बात होगी। ठीक है। जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स होगा उसमें केवल आपकी वस्तुओं की बात होगी, सेवाओं की नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दीर्घकालिक समयावधि में किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं तथा सेवाओं के औसत मूल्यों में वृद्धि होने की प्रक्रिया को मुद्रास्फीति कहते हैं। इंग्लिश में एक टर्म है कि टू मच मनी, बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा है लेकिन वस्तुएं जो है, गुड्स बहुत कम है। जब गुड्स बहुत कम होंगे तो क्या होगा? महंगाई अपने आप बढ़ेगी। दैट मीन्स मांग ज्यादा है। मांग ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि पैसा ज्यादा है लोगों के पास और सप्लाई कम है, तो महंगाई तो बढ़नी है। यही होता है। अब महंगाई मापते कैसे? जैसे अगर जनवरी में बात हो कि जनवरी में महंगाई दर 6% रही, तो ये कैसे मापोगे? क्या लास्ट टाइम दिसंबर से मापोगे? नहीं। जनवरी 2023 की अगर बात हो रही है तो इसको मापोगे जनवरी 2022 से। ये ध्यान रखें। अगर जनवरी से मार्च तक तिमाही हो गई 2022, इसकी बात हो रही है कि इसमें महंगाई दर कितने परसेंट रही है, 6% या 7%। तो इसको मापने के लिए हम जनवरी से मार्च 2021 में चले जाएंगे। 2021 में सेम वस्तु के रेट देखेंगे। जैसे वस्तु हो गया आपका साबुन खरीद रहे हो, वही साबुन आपका 10 रुपए का आ रहा था, अब ये कितने का हो गया? 11 का। तो हम क्या बोलेंगे? साबुन के दाम 10%। लेकिन कंपेयर करेंगे पिछले साल के उसी महीने से या पिछले साल की उसी तिमाही से। ये ध्यान रखें। आगे चलते हैं। दो प्रकार की होती है, एक होती है मांग प्रेरित या मांगजन मुद्रास्फीति, और दूसरी होती है आपकी आपूर्तिजन। तो मांगजन क्या होती है? मांग बढ़ने से। और आपूर्तिजन क्या होगी? आपूर्ति के रेट बढ़ जाए या आपूर्ति कम हो जाए। ठीक है। तो मांग प्रेरित या मांगजन मुद्रास्फीति में क्या होता है? यह अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, मतलब सारे लोगों की मांग में वृद्धि के कारण उत्पन्न होती है। इसके कारण क्या है? मुद्रा आपूर्ति या तो बढ़ जाए, जैसा बताया, ये तो मेन कारण होता है। घाटे का वित्तीयन, घाटे का वित्तीयन मैंने बताया, आरबीआई जब पैसा छापता है गवर्नमेंट के कहने पे। आरबीआई जैसा मैंने बताया कि एक होता है आरबीआई सोना रख के पैसा छापे, या उसके पास फॉरेन करेंसी आ जाए, डॉलर आ जाए। ठीक है। डॉलर आ गए उसके पास, एन आ गए, यूरो आ गए, पौंड आ गए, ये इतने ज़्यादा आ गए तो छापेगा। और तीसरा होता है कि गवर्नमेंट अपने एक बॉन्ड दे दे। गवर्नमेंट को क्या है, बॉन्ड तो अपने प्रेस, सरकारी प्रेस से छपवा लिया, उसने लिख दिया डेट वगैरह, वो डेट दे दिया इनको, और आरबीआई को बोला कि इतने पैसे 1 लाख करोड़ छाप दो। तो ये चीज़ बंद हो चुकी है, 1991 के बाद बंद हो चुकी है। तो या तो घाटे का वित्तीय, अब हम ओवरऑल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये कभी हो सकता है, कभी शुरुआत हो तो घाटे का वित्तीय हो तो महंगाई बढ़ जाएगी। फॉरेक्स रिजर्व, विदेशी मुद्रा बढ़ेगी तो आरबीआई पैसा छापेगी और जिससे भी क्या, महंगाई बढ़ेगी। प्रत्यक्ष कर कम होना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये चीज कोई नहीं पढ़ाएगा, ऐसे रीजन और समझा के कोई नहीं बताएगा, बुकों में भी कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ पे भी पढ़ लेना आप। ठीक। तो प्रत्यक्ष कर कम होना, प्रत्यक्ष कर क्या होते हैं? आप जो सैलरी पाते हो उस पर इनकम टैक्स, या जो कंपनी अपना कमाती है उन पर कॉर्पोरेट इनकम टैक्स लगता है, सीआईटी। यही दो मेन प्रत्यक्ष कर होते हैं। अब इसमें एक कम हो गए तो सपोज करो कि जो चीज़ आप 25,000 आप कमाते थे, मिलते थे आपको 22,000। एक वो बता रहे हैं, सपोज करने वाली बात है, प्रैक्टिकली नहीं जाना। ठीक है। 3,000 आपके टैक्स में कट जाते, लेकिन अब कितना कट रहा है आपका? सिर्फ 2,000 कट रहा है।
तो अब आपको कितने मिलेंगे? 23,000। तो 1,000 रुपये आपके पास खर्च करने के लिए एक्स्ट्रा होंगे। और ऐसे ही केवल आप तो हो नहीं, बाकी लोग भी हैं, तो देश में ऐसे ही हजार हजार करके बहुत ज़्यादा होगा। जब लोगों के पास ज़्यादा पैसा होगा तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो महंगाई। काला धन होता है देश में तो वो काउंट में नहीं रहता है, उससे भी महंगाई बढ़ती है। आपको पता है कि ये जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट मतलब जो फ्लैट वगैरह बनते, बिल्डिंग्स बनती है ना, जो बिल्डर्स बनाते हैं, सबसे ज़्यादा काला धन इसी में खपता था। जैसे ही मोदी जी ने अर्थव्यवस्था को थोड़ा सा डिजिटलाइज कर दिया, तो अब क्या होता है ना, आप कैश में ज़्यादा पेमेंट कर नहीं सकते, तो हिसाब किताब देना पड़ता है। तो 7-8 साल से यहाँ दिल्ली में भी लोग बताते हैं कि रियल एस्टेट में अब फ्लैटों के रेट नहीं बढ़े, पहले बहुत खतरनाक तरीके से हर साल बढ़ जाते थे। तो काला धन का इतना बड़ा रोल होता है। जनसंख्या में वृद्धि हो जाए तो मांग अपने आप बढ़ेगी, क्योंकि ज़रूरतें बढ़ जाएंगी। सार्वजनिक व्यय, गवर्नमेंट अगर अपने खर्चे बढ़ा दे, गवर्नमेंट खर्चे कैसे बढ़ाती है? जैसे इस बार आप देखोगे 30 से 35 से 38% तक जो एक्सपेंडिचर है, वो गवर्नमेंट विदेशी लोन है, गवर्नमेंट लोन ले रही है। विदेश, केवल विदेश से नहीं है, देश के अंदर से भी लेती है गवर्नमेंट लोन। जैसा मैंने बताया कि आप जो डाकघर में जमा करते हो वो एक प्रकार से गवर्नमेंट को लोन देते हो, ठीक है, और बाहर से। तो इतना पैसा गवर्नमेंट लोन के रूप में ले रही है, तो ये क्या है, एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, इससे भी क्या होगी, महंगाई बढ़ने के चांसेस हैं। बजटीय घाटे, सेम चीज हो गई। लोन, गवर्नमेंट का लोन ही बजटीय घाटा होता है। बजट में जितना गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह से आ रहा है, जो पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, या जो गवर्नमेंट जुर्माना वगैरह लगाती, 3 प्रकार ही होते हैं मेनली कमाने से: टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, जुर्माना वगैरह, ठीक है, ये भी छोटा है। एक और होता है कि गवर्नमेंट अपनी जो संपत्ति है, कंपनी है, बैंक है, अब बैंकों में गवर्नमेंट के पहले 100% शेयर रहते थे, अब गवर्नमेंट बेच देती है, इसको बोलते हैं विनिवेश। तो जैसे एयर इंडिया बेचती है, अब 20,000 करोड़ में एयर इंडिया बेचेगी तो ये भी गवर्नमेंट के पास आ जाएगा। तो जितनी गवर्नमेंट की साल में कमाई है और जितना उसका खर्च है, दोनों चीजें वो बजट में लगती है। लेकिन कमाई हमेशा कम होती है जो गवर्नमेंट के खुद के सोर्स होते हैं। तो कमाई प्लस जो वो लोन लेती है गवर्नमेंट, ये इक्वल टू होता है खर्च। बराबर दोनों चीजें होनी चाहिए गवर्नमेंट की आय, चाहे वो लोन लेके हो चाहे खुद की कमाई से हो, और खर्च दोनों बराबर होने चाहिए। तो ये जो लोन होता है इसी को बोला जाता है बजटीय घाटा। तो ये अगर बढ़ जाए तो भी क्या होगा, महंगाई बढ़ेगी। आयात अगर कम हो जाए, इससे कैसे, क्या होता है ना, जिस चीज के प्याज के रेट आपको पता हो कि बढ़ गए थे एक बार, तो हमने आयात की थी बाहरी देशों से, मलेशिया वगैरह से भी आयात की थी। तो उससे क्या होता है, बाहर से जो चीज आयात करते हैं उसके रेट कम होते हैं उस टाइम पे, जब अचानक से बढ़ जाए। टमाटर का भी हम लोग सोच रहे थे कि आयात कर रहे थे ना। और निर्यात अगर आपका बढ़ जाए, और एक चीज और है कि जब जैसे डॉलर का मूल्य गिरता है, मतलब रुपए का मूल्य गिरता है, डॉलर का बढ़ जाता है, उसमें निर्यात हमारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की चीजें सस्ती हो जाती हैं। तो निर्यात बढ़ जाए, इससे भी क्या होगा, आपका मुद्रास्फीति, क्योंकि निर्यात बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, आपका फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी जिसको बोलते हैं, फॉरेक्स रिजर्व, ये बढ़ जाएगा। फॉरेन करेंसी आएगी तो पैसा छपेगा, पैसा छपेगा मार्केट में जाएगा, तो महंगाई बढ़ेगी। या मुद्रा का, रुपए का मूल्य ह्रास, रुपए का अगर मूल्य ह्रास हो गया तो इससे क्या होगा, पहली चीज तो निर्यात बढ़ जाएगा, तो देश में कमी हो जाएगी चीजों की। दूसरी चीज, रुपए का मूल्य ह्रास अगर हो गया तो जो चीज बाहर से आयात करेंगे वो उतने ही चीज के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि डॉलर में पेमेंट होता है। ये सारे रीजन है महंगाई बढ़ने के। अब दूसरी महंगाई बढ़ने के जो 2 प्रकार होते हैं, एक होती है आपकी मांग जन्य, दूसरी होती है लागत जन्य। इसमें क्या होता है, लागत बढ़ जाती है। जो आप चीजें बना रहे हो, टेबल बना रहे हो, तो टेबल में जो जो चीजें लगनी है, लकड़ी लगनी है, कील लगनी है, पेंट लगना, जो भी चीज लगनी, उन सब चीजों के रेट बढ़ गए तो लागत बढ़ गई, लागत बढ़ गई तो इससे भी क्या होगी, महंगाई बढ़ेगी। तो यह समग्र पूर्ति में गिरावट आने के कारण उत्पन्न होती है, जो सामान्यतः उत्पादन लागत में वृद्धि होने से होती है। उत्पादन लागत में वृद्धि मतलब कच्चा माल में या तो वृद्धि हो जाए, या तेल में, जो पेट्रोलियम है, जो उसमें ऊर्जा लग रही है उसमें वृद्धि हो जाए, या मजदूरी में हो जाए। इसके कारण क्या है, लागत में वृद्धि होना। अप्रत्यक्ष कर बढ़ना, देखो अब यहाँ पे जीएसटी वगैरह का आ गया, क्योंकि प्रत्यक्ष कर आपकी सैलरी पे लगते हैं, और अप्रत्यक्ष कर कोई भी आप वस्तु या सेवा खरीदते हो उस पे लग जाते हैं। तो वस्तु आपने खरीदी 20 रुपए की हो, और उस पर 5 रुपए का क्या है, अप्रत्यक्ष जीएसटी लगा दिया इन्होंने, तो 25 की हो गई, तो अपने आप क्या हो गई है, महंगाई दर बढ़ गई। उत्पादन किसी चीज का कम हो जाए तो सप्लाई कम हो गई, महंगाई बढ़ जाएगी। कच्चे माल की कमी हो गई, इससे भी महंगाई बढ़ेगी। जमाखोरी या कालाबाजारी, बाजार में जितनी डिमांड है, सप्लाई उतनी हो रही,
लेकिन कुछ लोगों ने जमाखोरी करके रखी, इससे भी महंगाई बढ़ेगी। जो वस्तुएं हम आयात कर रहे हैं उनके मूल्यों में वृद्धि हो जाए तो भी महंगाई बढ़ जाएगी, और मुद्रा का मूल्य ह्रास हो जाए तो भी महंगाई बढ़ेगी। ये सारी चीजें क्या है, आपकी महंगाई बढ़ने के लागत जन्य मुद्रास्फीति है, ठीक है, या पूर्ति प्रेरित मुद्रास्फीति इसको बोलते हैं। अब इसके इन सबको रोकने, कोई चाहे मांग आधारित हो चाहे लागत आधारित हो, इनका रोकने का एकमात्र उपाय है कि संकुचित मौद्रिक नीति आरबीआई अपनाता है। संकुचित में क्या है, सारे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट कोई भी बढ़ा सकता है, ठीक है। दूसरी नीति है महंगाई को काबू में करने की, राजकोषीय नीति। राजकोषीय नीति कौन चलाता है, सरकार। मौद्रिक नीति आरबीआई चलाती है, राजकोषीय नीति सरकार चलाती है। यह नीति सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा व्यय से संबंधित होती है। इसे बजटीय नीति भी कहते हैं, अनुच्छेद 112 आपको पता होगा, केंद्रीय बजट, ठीक है। उपाय क्या करेगी इसको, महंगाई नियंत्रण के लिए सरकार क्या कह रही है, प्रत्यक्ष कर बढ़ा देगी। ऊपर वाला एरो मतलब बढ़ाना और नीचे वाला एरो मतलब कम होना। अप्रत्यक्ष कर कम कर देगी जिससे कि वस्तुओं के दाम कम। प्रत्यक्ष कर बढ़ाने से उसकी जो प्रयोज्य आय होती है, प्रयोज्य आय क्या होती है, जिससे वो क्रय शक्ति, मतलब जैसे वही जो मैंने बताया कि कर आप पहले दे रहे थे 3,000 तो 22,000 खर्च करने का था, अब कर आप दे रहे हो सिर्फ 2,000 तो 23,000, 1,000 एक्स्ट्रा। ये इससे क्या होगा, आपका ज्यादा खरीदोगे। सार्वजनिक व्यय जो सरकार करती है उसमें कमी ला देगी तो भी महंगाई आपकी कम हो जाएगी। और सार्वजनिक ऋण जो सरकार लेती है तो अपने पास तो रखती नहीं, उससे कुछ ना कुछ काम कराएगी, तो फाइनली पैसा कहाँ पहुंचेगा, जनता के पास। तो उससे भी क्या होगा, आपका महंगाई बढ़ जाएगी, तो इसको भी कम करेगी सरकार। ये उपाय है। अब मुद्रास्फीति के प्रभाव देख लेते हैं। मध्य स्तर की अगर मुद्रास्फीति हो ना तो देश के लिए बहुत जरूरी है, किसी भी देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। अगर मुद्रास्फीति नहीं है तो उससे ज्यादा नुकसानदायक तो कुछ हो ही नहीं सकता है। दुनिया भर में मंदी क्यों आती है, मुद्रास्फीति आपकी शून्य हो जाती है। मुद्रास्फीति शून्य होगी तो सपोज करो जो चीज आपकी पिछले साल 100 रुपए की मिल रही थी, इस साल भी वो 100 रुपए की मिले, तो जो बना रहा है चीज वो क्यों बनाएगा, उसका तो यहाँ पे जो फायदा था वो कम हो गया। जबकि आदमी क्या चाहता है, हर साल उसका फायदा बढ़े, कुछ ना कुछ बढ़े। तो अब उसके पास कोई प्रोत्साहन नहीं है, तो वो धीमे धीमे उत्पादन कम कर देता है। जैसे उत्पादन कम होगा, रोजगार कम होंगे, रोजगार कम होंगे, लोगों के पास पैसा कम जाएगा, तो वो खरीदने की शक्ति भी कम होगी, उत्पादन फिर से और कम। ये पूरा साइकिल बन जाता है। तो मध्य स्तर की मुद्रास्फीति आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करती है क्योंकि उससे फर्मों के लाभ में वृद्धि होती है। फर्म मतलब कम। एक फिलिप्स वक्र करके आता है, बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है, यूपीपीसीएस में। किससे रिलेटेड है, पहली चीज तो ये पूछी जाती है किससे रिलेटेड है। तो ध्यान रखो कि ये मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर के बीच में संबंध दिखाता है। ऐसा बोला गया है कि जब जब मुद्रास्फीति ज्यादा रही है, ठीक है, यहाँ पे मुद्रास्फीति क्या है, ज्यादा है। ये वाला एरो क्या मुद्रास्फीति को दर्शाया, जितना ऊपर होगा ज्यादा है। तो जब जब मुद्रास्फीति ज्यादा रही है, बेरोजगारी कम रही है, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी बढ़ रही है। इस तरफ जाओगे तो बेरोजगारी बढ़ रही है, इस तरफ जाओगे तो मुद्रास्फीति। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति आपकी कम है तो बेरोजगारी दर आपकी क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे मुद्रास्फीति एकदम कम हो गई है तो यहाँ पे बेरोजगारी दर मैक्सिमम है। और यहाँ पे मुद्रास्फीति जब आपकी ज्यादा है तो बेरोजगारी दर सबसे कम है। ये होता है आपका, ऐसा बोला है फिलिप्स ने कि अधिकांश वर्षों में मुद्रास्फीति जब ज्यादा होती है तो बेरोजगारी दर कम होती है। लेकिन ये वाला फॉर्मूला अब फेल हो गया क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये कारगर नहीं है। कई बार क्या होता है, लागत जन्य मुद्रास्फीति होती है। लागत जन्य मुद्रास्फीति होती है तो एक बार 1973 में ऑयल शॉक आया, जो कार्टेल है ना, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ओपेक कंट्रीज हैं 13 है इस टाइम, शायद एक बार कंफर्म करना है, ठीक है। तो इनने रेट बढ़ा दिए थे आपस में कार्टेल बना के, तो सब जगह वस्तुओं के दाम बढ़ गए। दाम तो बढ़ गए लेकिन लोगों का जो कंपनी है उसका फायदा थोड़ी बढ़ा। तो इससे महंगाई भी थी आपकी और बेरोजगारी दोनों एक साथ थी। अब मुद्रास्फीति से संबंधित कुछ शब्दावलियां देख लीजिए। एक होता है इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति ये सिंपल है, मूल्य स्तर, वस्तु तथा सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति। दूसरा होता है डिसइन्फ्लेशन, अस्फीति जिसे बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज ध्यान से सुनो। इसमें क्या होता है कि जैसे पिछली बार मुद्रास्फीति दर 6% रही और इस साल कितनी रहेगी, 2% जनवरी में। तो मुद्रास्फीति तो रहेगी, वस्तु के मूल्य तो बढ़ेंगे। जो पहले 100 से 106 हो रहे थे वो अब 100 से 102 होंगे, ठीक है।
तो वस्तु के मूल्य तो 2 रुपये बढ़े, लेकिन जो दर है ना 6% थी वो कम हो गई, बस इतना अंतर है। तो यहाँ पे वस्तुओं के मूल्य स्तर में कमी नहीं आती, मूल्य तो बढ़ते हैं पिछली बार से, लेकिन कम दर से बढ़ते हैं, कम रेट से बढ़ते हैं। दैट मीन्स मुद्रास्फीति तो रहती है परंतु दर में गिरावट आती है। दूसरा है आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन है आपका जो मुद्रास्फीति का उल्टा है, इसको हिंदी में एक बार देख लेना क्या बोलते हैं, ठीक है। तो डिफ्लेशन में क्या होता है, इसमें वस्तुओं के मूल्य स्तर में कमी आ जाती है, मतलब पिछली बार जो वस्तु 100 रुपए की बिक रही थी, हो सकता है इस बार 95 की बिके, तो नेगेटिव वृद्धि दर हो जाती है इसमें। यहाँ पे वृद्धि दर तो है, पॉजिटिव है, लेकिन पिछली बार से कम। तो मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट, जिससे आर्थिक मंदी भी आ जाती है, इसी को बोलते हैं डिफ्लेशन। फिर होता है एक टर्म आता है रिफ्लेशन, पुनर्स्फीति, जहाँ पे री लगा है, इसका मतलब यहाँ पे पहले मंदी आई थी और मंदी से के बाद फिर से उभर रहा है, फिर से क्या है, वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं। आर्थिक मंदी से उभरते समय मूल्य स्तर में वृद्धि हो, जैसे मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाए, इसका सिंपल सा फंडा है कि मूल्य जब चीजें बढ़े तो नॉर्मली क्या होता है कि मांग बढ़ रही, मांग बढ़ रही तो धीमे धीमे वो अर्थव्यवस्था मंदी से निकल रही है, ठीक है। विकसित देशों में ये चीजें ज्यादा होती हैं। एक होता है स्टैगफ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत बार पूछा गया, और जैसा मैंने बोला कि ये आपसे हिंदी में ही पूछा जाता है, मतलब स्टैगफ्लेशन हिंदी में लिख देते हैं ऐसे, तो ये आपको बताना होता है, तो इसलिए इसका इंग्लिश टर्म ही पढ़िए। इसमें क्या होता है कि मुद्रास्फीति भी रहती है और बेरोजगारी भी रहती है, बेरोजगारी मतलब मंदी, दोनों चीजें एक साथ रहती हैं और फिलिप्स वक्र को ये फेल कर देती है। ये कैसे होता है, जब लागत बढ़ जाए, लागत जन मुद्रास्फीति हो। 1973 का ऑयल शॉक जो मैं बता चुका आपको पहले, वो यही था। तो ध्यान रखो स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी की उपस्थिति रहती है। आगे चलते हैं। अब मुद्रास्फीति के प्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने प्रकार की होती है महंगाई। पहला होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, अगर महंगाई दर रेंगती हुई मुद्रास्फीति, अगर महंगाई दर 3% तक है तो क्रीपिंग। दूसरा वॉकिंग, अगर महंगाई दर 3 से 7% है तो इसको बोलेंगे वॉकिंग। तीसरा है रनिंग, दौड़ती हुई, तो 7 से 10% तक है तो भी मानते हैं रनिंग है, कंट्रोल में, ठीक है, चल जाती है 10% तक। फिर है गैल्पिंग, छलांगती हुई, इसमें 10% से ज्यादा हो, 10 से 15% तक। और रन अवे, हाथ से ही छूट के भाग गई, ठीक है। या हाइपर इन्फ्लेशन 15%, 40%, ये पाकिस्तान में रन अवे चल रहा है इस टाइम, श्रीलंका में भी रन अवे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या है, 40% मुद्रास्फीति है, मतलब जो चीज पिछली बार 100 की बिक रही थी इस बार 140 की। आगे चलते हैं। अब इसमें से कुछ और टाइप आते हैं, जैसे दबी हुई मुद्रास्फीति होती है। दबी हुई क्या होती है कि जैसे सपोज को टमाटर के दाम, दाम तो बढ़ गए क्योंकि इसकी जो पूर्ति है वो कम है और मांग बहुत ज़्यादा है, दाम बढ़ गए 250 तक, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे एसेंशियल सर्विस एक्ट लगा दी, एसेंशियल सर्विस नहीं, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ने लगा दिया। तो ये एक्ट है, जो एसेंशियल कमोडिटी है उनके मूल्य गवर्नमेंट एक कैप लगा देता है, इससे ज़्यादा ना हो। तो गवर्नमेंट क्या है, 100 रुपये रख दिया, तो इससे ज़्यादा आप बेच ही नहीं सकते, नहीं तो गिरफ्तार हो जाओगे। तो चाहे जितनी मांग बढ़े आपको इससे ऊपर नहीं बेचना, तो इसमें गवर्नमेंट रोकती है। तो इसमें पूर्ति तो कम होती है, परंतु सरकार प्रत्यक्ष मूल्य नियंत्रण द्वारा मूल्य स्तर में वृद्धि नहीं होने देती। तो जो 3 कृषि कानून थे ना, उसमें एक कानून ये भी था, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, कि गवर्नमेंट कैप लगा सकती थी अगर कुछ चीजों के रेट बढ़ गए। अब आता है एक प्रकार कोर इन्फ्लेशन। 2 प्रकार होते हैं, एक जो देश में काउंट होती है, ठीक है, देश में जब मुद्रास्फीति काउंट होती है तो एक कोर इन्फ्लेशन होती है और दूसरी होती है हेडलाइन। कोर क्या होती है, यह मुद्रास्फीति केवल उन वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों पर आधारित होती है जिनके मूल्यों में अधिक अस्थिरता नहीं होती। अधिक अस्थिरता मतलब कि कोई भरोसा नहीं, इस सप्ताह बढ़ गया अगले सप्ताह कम, मतलब अस्थिर है। तो 2 ही चीजें होती हैं, एक खाद्य वस्तु होती है जो आप खाते हो, और दूसरा होता है ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह। इनके मूल्य डेली बेसिस पे बढ़ते और कम होते रहते हैं और बहुत ज्यादा उछाल आता है, तो इसको कोर में इसको शामिल नहीं करते, ठीक है। तो तेल और पेट्रोलियम, तेल पेट्रोलियम जो एक ही चीज हो गई, वो खाद्य वस्तु है, इनके मूल्य शामिल नहीं होते हैं, तो ये हो गई कोर इन्फ्लेशन। दूसरा हो गया हेडलाइन इन्फ्लेशन, इसमें क्या होता है, सभी वर्ग की वस्तुओं तथा सेवाओं को शामिल कर लेते हैं। तो हेडलाइन डायरेक्ट यही पूछ लेता है कि इसमें क्या शामिल होता है, इसमें नहीं। एक टर्म है स्क्यू इन्फ्लेशन, ये भी जानो क्या है।
जब कुछ वस्तुओं के मूल्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है तो वही है कि इसकी ये चीज भाग गई। ठीक है, आगे अब हाँ ये थोड़ा सा ग्राफ, ये सपोज करो ये आपका बेस लाइन है 0 वृद्धि दर का। यहाँ पे वृद्धि दर आपकी बढ़ रही एकदम पीक पे पहुंच गई, इसको बोलते हैं बूम, जब वृद्धि दर अच्छी खासी चल रही हो। फिर धीमे धीमे वृद्धि दर कम होती है, कम होगी और ये कहाँ चली जाएगी आपकी, जैसे 0 से नीचे जाएगी। तो लगातार 2 तिमाही तक अगर कोई अर्थव्यवस्था आपकी नेगेटिव वृद्धि दर दर्शा रही है तो क्या माना जाएगा आपका कि वो रिसेशन में, मंदी में चली गई। ठीक है, तो जब वो नीचे नेगेटिव चली जाएगी तो ये रिसेशन है एक टाइम तक। लेकिन रिसेशन अगर लंबा खिंच गया तो ये महामंदी, डिप्रेशन बोलते हैं। 1929 में महामंदी आई थी पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया को हिला दिया था, और द्वितीय विश्व युद्ध का एक रीजन महामंदी भी था। हिटलर और मुसोलिनी के उदय का भी एक बहुत बड़ा रीजन ये महामंदी थी। बहुत खतरनाक महामंदी आई, सब उद्योग धंधे बंद हो गए थे, लोग घर पे बैठे थे, ना लोगों के पास पैसा था, ना वो खरीद सकते थे, और ना कंपनी का, जब कोई खरीदने को नहीं है तो कंपनी कहाँ से करेगी, तो कंपनी कुछ प्रोडक्ट बना भी नहीं सकती। ऐसे चल रहा था सिस्टम। फिर कीन्स थे एक, जेम्स कीन्स, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया। इन्होंने बोला कि सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार क्या करे, लोगों तक पैसा पहुंचाए। पैसा कैसे पहुंचाएगी, सरकार लोगों से गड्ढे खुदवाए, उस गड्ढे को फिर भरवा दे, तो एक बहाना मिल जाएगा उससे। एक उनका कहने का मतलब रीजन था। फिर सरकार ने बहुत सारे विकासात्मक व्यय किए और बहुत सारा बैंकों को एक्स्ट्रा मुद्रा छापने का अधिकार दिया, बहुत सारे चेंज किए थे। ठीक है, तो वहां से क्या हो गया, न्यू डील एक पॉलिसी लेके आई थी अमेरिकन, रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे। वर्ल्ड हिस्ट्री जो लोग पढ़ते हैं उनको पता होगा। टेनेसी वैली कॉरपोरेशन था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्च किया था सरकार ने, बीमा दिए थे लोगों को, लोन माफ किए थे, बहुत सारी चीज़ें की थी। तो इससे क्या होता है, अर्थव्यवस्था, जब लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, क्रय शक्ति बढ़ जाएगी, जब वो खरीदेंगे तो अपने आप कंपनियां बनाने लगेंगी। यही हुआ था। तो बूम होता है जब उत्पादन बढ़े। रिसेशन क्या होता है, निरंतर 2 तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर ऋणात्मक हो तो इसको बोलते हैं मंदी। ध्यान रखना, बहुत टर्म, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जब निरंतर 2 तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर अगर किसी देश की ऋणात्मक हो जाए, मतलब पिछली बार उसकी जीडीपी कितनी थी, $100 बिलियन, एक एग्जाम्पल ले लें, और इस बार उसकी जीडीपी $98 बिलियन हो, तो मान लेंगे कि इसकी वृद्धि दर कितनी, -2% ऋणात्मक। और जैसी ऋणात्मक वृद्धि दर 2 तिमाही तक लगातार हो जाए तो मान लेते हैं यहाँ की अर्थव्यवस्था मंदी में चली गई। और जब ये मंदी बहुत लंबी खिंच जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो इसको बोलते हैं क्या, डिप्रेशन, महामंदी। अब मुद्रास्फीति का मापन कैसे करते हैं, कौन कौन से टर्म्स होते हैं वो भी देख लो। तो एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, WPI बोलते हैं। होलसेल में जो वस्तुएं, इसमें कहाँ देखते हैं ना, जो होलसेल में बेचते हैं उनके पास देखते हैं कि वस्तुओं के दाम क्या है। ठीक है, इसमें केवल किसका देखते हैं, केवल वस्तुओं के दाम होते हैं, सेवाओं के दाम नहीं होते हैं। तो यह चयनित बाजारों में, कुछ बाजार होते हैं चयनित होते हैं, पहले से गवर्नमेंट देखती है, उनके लोग लगे हैं, वहां जाके रेट पता करते हैं। चयनित वस्तुओं के थोक मूल्यों का भारित औसत होता है, एक औसत होता है। इसमें सेवाओं के मूल्य शामिल नहीं होते हैं। हर महीने के अंतराल पर निकाला जाता है इसको, पहले साप्ताहिक पर निकाला जाता था, अब मासिक अंतराल पे। कौन निकालता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय इसको आकलित करता है, और इसका आधार वर्ष आपका 2011 में। कुल वस्तुएं, इसमें जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है 697 वस्तुएं शामिल हैं। इससे ज्यादा आप यूपीएससी तक भी जाओगे तो WPI के बारे में क्वेश्चन नहीं। ठीक है, दूसरा आते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो यहाँ तो होलसेल में, तो कोई होलसेल की दुकान है, उससे फिर छोटे दुकानदार के पास गया, यहाँ पे उसने कुछ और टैक्स दिए, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया, उसकी अपनी कमाई हो गई। इसके बाद हो सकता है और छोटे के पास चला जाए, तो यहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, तो इसकी भी कमाई। तो ये जो होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है, जो कंज्यूमर होता है, कंज्यूमर तो आम आदमी होता है, आम आदमी तो यहाँ से खरीदता है रिटेल वाली दुकान से, तो इस पे इसका क्या असर पड़ रहा है ना, ये इससे मापन नहीं हो पाता सही से। तो इसके लिए क्या देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI। जैसे कौन निकालता है, CSO, सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑफिस इसको निकालता था, अभी भी वही निकालता है जब तक NSO ना आए, क्योंकि अब क्या है, इन्होंने CSO प्लस NSSO, दो थे पहले, इनको मर्ज करके एक बना दिया, नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। तो अगर NSO ऑप्शन में ना दिया हो, CSO दिया हो तो ये कर देना। ठीक, वस्तुओं तथा सेवाएं इसमें दोनों शामिल होती हैं। दूसरी चीज ये भी है कि सेवाएं भी इसमें शामिल हैं।
यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारा जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन। यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है, वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है, टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है। ठीक है, फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है, यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है, यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है। ठीक है, बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।